आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं या क्या क्या टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल दिए। हमारे मॉडर्न जो अभी हम मॉडर्न स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उससे पहले अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल दिए थे एटम के, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे जे थॉमसन हो गए, जॉन डाल्टन हो गए, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, ये सब हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, मास नंबर क्या होता है, ये सब के बारे में देखेंगे। फिर लास्ट में हम मॉडर्न व्यू देखेंगे कि मॉडर्न व्यू कैसे आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, और जो है ये कौन से साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। टॉपिक है आपका ओवरव्यू ऑफ एटम, यानी एटम का ओवरव्यू, एटम होता क्या है, मेन एटम आने से पहले क्या क्या डिस्कवरी हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई, फिर प्रोटॉन की खोज कैसी हुई, फिर न्यूट्रॉन की खोज कैसी हुई। ठीक है, उसके बाद है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एटम के मॉडल के बारे में आ जाएगा। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल दिया था, तो जे थॉमसन के बारे में है। फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, उनका मॉडल क्या था। फिर बोर्स मॉडल क्या था, किसमें क्या कमी थी, इन सब चीज़ों के बारे में है। फिर एटॉमिक नंबर के बारे में देखेंगे। फिर मास नंबर क्या होता है। फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए जाते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम की क्या है, एलिमेंट की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको देखेंगे। फिर वैलेंसी चेक करेंगे। फिर आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक्स जिसको हमको पढ़ना है। और लास्ट में हमारा है मॉडर्न व्यू, यानी आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, वो किसके आधार पर बना है, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम जान। सबसे पहले है ओवरव्यू ऑफ एटम, यानी एटम होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी मैटर यानी किसी भी पदार्थ के क्या होते हैं, मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। जैसे हमें घर बनाना है, दीवार बनाना है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, ईंट होती है। सेम उसी प्रकार से अगर मैटर बनना है तो उसकी जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर अराउंड अस इज ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देम। अलग अलग मैटर की एग्जिस्टेंस जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है, अलग अलग प्रकार के एटम और मॉलिक्यूल के कारण हो रही है। ठीक है, एटम आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इससे क्या होता है, पूरा आपका जो एटम होता है वो पूरा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक, आगे क्या रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, रिवॉल्व करता है आउटसाइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, कर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होता है और जो है रिवॉल्व करता रहता है। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड बहुत तेजी से रिवॉल्व करता रहता है, यानी घूमता रहता है। इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल, पाथ में वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहेंगे या फिर सेल कहेंगे। एटम का सेल एटम के एनर्जी लेवल में क्या करता रहता है, रैपिडली रिवॉल्व करता रहता है। सिंस एन एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसे हम जानते हैं कि जो एक एटम होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो इस प्रकार से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा तभी जाके कोई भी एटम हो जाए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, आगे कह रहा है एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट, यानी सभी एलिमेंट का एटम जो है मेडअप होते हैं 3 एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, यानी जितने भी एटम प्रेजेंट है अभी तक, सब के जो एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है अभी तक, उन सब के एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। केवल एक्सेप्ट कह रहा है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सब जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम किससे, केवल एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है, एंड 1 प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन होता है इसके अंदर। ठीक, इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन, यानी हाइड्रोजन एटम के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक, ये एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में आप जानते हैं एक्सेप्शन बहुत होते हैं। आगे कह रहा है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कह रहे जो अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं
वो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अलग अलग हो सकते हैं। यानी अगर आपका एटम हाइड्रोजन का है, आपका कैल्शियम का है, इन दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जॉन डाल्टन 1803 में एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एटम। उन्होंने बताया था कि स्मॉलेस्ट जो है एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और इनडिविजिबल होता है, यानी इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते पार्टिकल को। ये जॉन डाल्टन ने कहा था। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से पहला था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी बराबर होते हैं, यानी सेम होते हैं। दूसरा था कि एटम कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। जो एटम होते हैं फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, जिससे वो एक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जब बाद में एक्सपेरिमेंट हुए तो ये देखा गया कि एटम जो है, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इस वाले पार्टिकल में। उसको हम क्या कहते हैं, वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। आगे कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तो हमने पढ़ लिया कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया, प्रोटॉन को कैसे खोजा गया, न्यूट्रॉन को कैसे खोजा गया, कैसे ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम इलेक्ट्रॉन को खोज कैसे की गई इसके बारे में है। तो कह रहे द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन। यानी जे थॉमसन जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में। कब बताया था, 1897 में, यानी 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ये पॉइंट आपको नोट करना है। कैसे खोज की इसके बारे में भी देख लेते हैं। थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज। कह रहा है जे थॉमसन थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पास की किसी गैस से। वो जो है वेरी लो प्रेशर पे था, लेकिन इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब। थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की, हाई इलेक्ट्रिसिटी पास की एक डिस्चार्ज ट्यूब से, जिसमें गैस वेरी लो प्रेशर पे भरी हुई थी। उसमें उन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जिससे क्या होता है, स्टीम ऑफ मिनट्स पार्टिकल वर गिवन आउट बाय द कैथोड। जो है उसके जो माइन्यूट पार्टिकल थे, यानी मिनट्स पार्टिकल थे, वो क्या कहते हैं, कैथोड के द्वारा वो बाहर कर दिए गए। ठीक है, लेकिन आउट बाय द कैथोड नेगेटिवली इलेक्ट्रोड। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आप जानते ही हैं। और सेम जो होते हैं, सेम जो चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कैथोड जो है बाहर कर दिया गया है, पार्टिकल जो है बाहर कर दिए जा रहे हैं कैथोड के द्वारा, इसका मतलब है कि दोनों सेम चार्ज के हैं, इसलिए उसको जो है रिपल कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, दीज स्टीम पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड कैथोड रेज। ये जो स्टीम पार्टिकल्स, इसको हम क्या कहते थे, कैथोड रे कहा जाता था। ठीक है, बिकॉज दे कम आउट ऑफ कैथोड, क्योंकि ये कैथोड से बाहर आ रहे थे, इसलिए इनको हम क्या कह रहे थे, कैथोड कह रहे थे। द मास एंड चार्ज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो मास और चार्ज होता था किसका, कैथोड रे पार्टिकल्स का, वो डिपेंड नहीं करता था कि किस नेचर की गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ले रखी है। ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता था। ठीक, आगे कह रहा है कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो कैथोड रे थे वो स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कंटेन करते थे, जिसको हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन कहते थे। ठीक, कह सिंस ऑल द गैसेस फ्रॉम कैथोड रे इट वाज कंक्लूडेड दैट all the atom contains negatively charged particle is called electron। कह रहा है since all the gases from cathode ray it was concluded that all the atom contains negatively particles called electrons। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, जब इन्होंने हाई प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब में जो लो प्रेशर गैस रखी थी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जब पास की उसमें से, तो जो कैथोड रे थे वो जो है माइन्यूट पार्टिकल्स को क्या किया, उन्होंने बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज यानी जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इससे पता चला कि जो हमने कैथोड रे थी वो नेगेटिवली चार्ज थी, तभी जो है वो अंदर जो भी था उसने उसको रिपल कर दिया, यानी वो भी नेगेटिव ही चार्ज था। तो इस प्रकार से हमको इलेक्ट्रॉन की पता चला, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है थॉमसन एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे एज फॉलोज। थॉमसन ने कैथोड रे कैसे फॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में बताया था। कैसे, द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ एटम। कह रहा है जो डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैसेस ले रखी थी वो क्या कर रहा था, कंसिस्ट कर रहा था एटम एंड द एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन। वो एटम कंटेन करता था, और जो एटम होते हैं वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। कह रहा व्हेन हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज सप्लाइड, जब हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सप्लाई किया गया था किसमें, वो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस, द इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स पुशेस आउट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम ऑफ द गैस। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, हाई एनर्जी थी, वो जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, पुशेस आउट, यानी उसको बाहर निकालने लगी एटम से। ठीक है, कह रहे दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स कैथोड रे।
और यही जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने क्या किया, कैथोड रे का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, thus द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज shows that one of the subatomic particle present in all the atom is negatively charged, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसी जो ये फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे हुआ था उससे हमें पता चला कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है सब एटम में प्रेजेंट होता है, सारे एटम में प्रेजेंट होता है, जिसको हम निगेटिवली चार्ज होता है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, द इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज, अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। फाउंड इन द एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट, जो सभी एलिमेंट के एटम में पाया जाता है। क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है और सभी एलिमेंट के एटम में पाया जाता है। द इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड, इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेट किया जाता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बाहर ये रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। ओनली हाइड्रोजन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, केवल हाइड्रोजन एटम ऐसा ही एटम है, एक्सेप्शन है, जो केवल एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, बाकी सभी जो एटम है मोर देन वन इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई, जो इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई, और उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड माइनस साइन इंडिकेट द नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ई के ऊपर माइनस लगा दिया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी जे थॉमसन के द्वारा। यहाँ पे समरी दे रखी है कि इसकी खोज किसने की, जे थॉमसन ने की थी 1897 में, 1897 में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने किया था, इसकी खोज की थी। ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है, तो इसमें इसके बारे में अभी जो हमने पिछले पढ़ रखा है, ये सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें जो हमने भी पढ़ रखा है, ठीक है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। कह रहा है स्टीम ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल वार, तो इसमें जो है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की गई थी डिस्चार्ज ट्यूब से, तो जो है वो जो इलेक्ट्रॉन को पुशेस आउट कर दे रहा था, जिससे कैथोड रे का फॉर्मेशन हुआ। कैथोड रे का फॉर्मेशन हुआ तो इससे पता चला कि अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, तभी जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1 होता है, यानी नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1840 यूनिट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 9 × 10⁻28 ग्राम कह सकते हैं। फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज डिस्कवर्ड इज इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया था उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, कुछ इस प्रकार का सेटअप बनाया गया था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सिस्टम है, ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर हमने गैस को फिल कर रखा है एट वेरी लो प्रेशर। गैस का प्रेशर क्या है, बहुत लो है। यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी क्या किया, पास कराया इसमें। ठीक है, यहाँ से पास कराया हमने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, तो जो है ये क्या किया, इसने जो है कैथोड रे को फॉर्मेशन किया। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में ये जाके इलेक्ट्रिसिटी थी, इसने जो है एक्सेस आउट कर दिया कैथोड रे को, तो इससे ये पता चला कि अंदर कुछ ना कुछ निगेटिवली चार्ज है, जिससे ये निगेटिव चार्ज कैथोड रे बाहर आ जा रहा है। तो ये जो ग्रीन लाइट थी ये जल रही थी जब यहाँ पर इसको टकरा रहा था और इससे वापस हो रहा था, तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कुछ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जिसका इन्होंने नाम दे रखा था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। इसी प्रकार से आगे है आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसी हुई थी इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, कह रहे द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम वाज शोन बाय, यानी जो प्रोटॉन है किसी एटम में जो पाया जाता है प्रोटॉन, वो किसके द्वारा पता किया गया, किसके द्वारा बताया गया, ई गोल्डस्टीन के द्वारा। ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ई गोल्डस्टीन के द्वारा ये बताया गया कि प्रोटॉन की खोज की गई। व्हेन गोल्डस्टीन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस, यानी जब गोल्डस्टीन ने, इन्होंने भी एक सेटअप बनाया और इन्होंने भी वही सेम चीज किया। कह रहे जब इन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास किया गैस से डिस्चार्ज ट्यूब में जो रखा गया था वेरी लो प्रेशर पे, उससे जब इन्होंने पास किया तो स्टीम ऑफ वेरी हैवी पार्टिकल वर गिवन आउट, जो बहुत हैवी पार्टिकल जो है बाहर कर दिए गए बाय एनोड, यानी एनोड के द्वारा, यानी एनोड माने पॉजिटिव चार्ज, कैथोड माने नेगेटिव, यानी एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा वो जो इन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो स्टीम भेजी थी उसको एनोड ने क्या किया, बाहर कर दिया था। दीज एक्सट्रीम पार्टिकल आर कॉल्ड एनोड रेज, जो ये एक्सट्रीम पार्टिकल थे ये क्या थे, इसको क्या कहा गया, एनोड रेज कहा गया। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, एनोड रे क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करते हैं और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं। द मास एंड चार्ज ऑफ एनोड रे पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन, जो एनोड और जो मास एंड चार्ज होता है एनोड रे का, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। अभी इलेक्ट्रॉन वाले केस में वो डिपेंड नहीं करता था कि कौन सी गैस ली गई है, नेचर ऑफ गैस नहीं डिपेंड करता था, लेकिन जो एनोड रे है वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस पे, जो डिस्चार्ज ट्यूब में हमने ले रखा है। डिफरेंट गैसेज गिव डिफरेंट टाइप ऑफ एनोड रेज, अलग अलग गैसेज लेंगे तो वो अलग अलग एनोड रेज
का फॉर्मेशन करेंगी। विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट चार्जेस। जब अलग अलग गैसेस यूज करेंगे तो इसका अलग अलग मास आएगा और अलग अलग चार्जेस भी आएंगे। ठीक है, कर हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस एंड हाइड्रोजन एटम इज द लाइटेस्ट एटम। जो हाइड्रोजन गैस होते हैं सबसे हल्की गैस होती है, जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सबसे लाइटेस्ट एटम होता है। सो द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर लाइटेस्ट एंड हैव द स्मॉलेस्ट चार्ज। इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो हाइड्रोजन से लिए गए हैं वो क्या करेंगे, सबसे हल्के होंगे हाइड्रोजन गैस से जो लिए गए हैं, और जो है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर। ठीक, द एनोड रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। जो एनोड रे जो है हाइड्रोजन गैस से बनी हुई है, जो एनोड रे हमने हाइड्रोजन गैस से ऑब्टेन्ड किया है वो सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल से क्या है बनी हुई है। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन बना हुआ। आगे कह रहा है दीज पार्टिकल आर प्रोटॉन। इस पार्टिकल को हमने क्या कहा, प्रोटॉन। रे को हमने क्या कहा, प्रोटॉन कहा है इसको। दस द एनोड रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। तो कह रहे जो एनोड रे हमने हाइड्रोजन गैस से ऑब्टेन्ड किया है उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या कंसिस्ट करती हैं, प्रोटॉन कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, अ प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ एन। जो प्रोटॉन होता है वो फॉर्म किया जाता है कैसे, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस। यानी हाइड्रोजन गैस अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अगर हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंपल सी बात है, जो गैस रहेगी वही एटम कंटेन करेगा, तो हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन एटम को कंटेन करेगा। व्हेन हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाइड टू हाइड्रोजन गैस, जब हाई वोल्टेज जो है हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है हाइड्रोजन गैस पे, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, किससे, हाइड्रोजन एटम से। ठीक, हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हाइड्रोजन गैस पे अप्लाई किया जाता है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो रिमूव कर देती है इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन गैस से रिमूव कर दिया जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो क्या फॉर्म करता है, प्रोटॉन को क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, दिस फास्ट मूविंग प्रोटॉन फॉर्म्स द एनोड रे। और यही जो फास्ट मूविंग प्रोटॉन है क्या फॉर्म करते हैं, एनोड रे को, एनोड रे का फॉर्मेशन करते हैं। द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द एटम ऑफ द एलिमेंट। कह रहा प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और कहाँ पाया जाता है, किसी भी एटम में पाया जाता है। ठीक, हर एक एटम में पाया जाता है। द प्रोटॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो प्रोटॉन है वो कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है न्यूक्लियस ऑफ एटम में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, ओनली हाइड्रोजन एटम कंटेन वन प्रोटॉन। केवल हाइड्रोजन एटम है जो एक प्रोटॉन कंटेन करता है अपने न्यूक्लियस में, और बाकी सभी एटम जो है, बाकी सभी एलिमेंट एक से ज्यादा प्रोटॉन को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। अब प्रोटॉन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P+। यानी जो प्रोटॉन होता है उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, P+ से। और P जो है डिनोट करता है प्रोटॉन है, और प्लस साइन डिनोट करता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, इसकी समरी देख लेते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। ठीक है, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया था, कैनल रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया था। इसमें इन्होंने पाया था फाउंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन्होंने पाया था, जिसको इन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, प्रोटॉन नाम दिया था। ठीक, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 × 10⁻24 ग्राम, या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आगे क्या है, ये कुछ इस प्रकार का सेटअप बना हुआ था जिससे इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। वहाँ पे हमने देखा था कि हमने कैथोड की तरफ जो है वो रखा था, कैथोड की तरफ से हमने पार्टिकल्स को अंदर भेजा था, यहाँ पे हम एनोड की तरफ से भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज लगाया हुआ है। यहाँ डीजे डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे इसके अंदर लो प्रेशर गैस भरी हुई है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने रे को एंटर कराया और ये जाके यहाँ पे आके टकरा के वापस हो गई, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या फॉर्म किया, यहाँ पता चला कि यहाँ पे एनोड रे का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, आगे है, अभी हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में देख लिया। अब तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल बचता है, वो है न्यूट्रॉन। द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था, 1932 में। 1932 में किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, सभी साइंटिस्टों का नाम आपको याद रखना है। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। इस पार्टिकल क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल था। कह रहा है न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम में पाया जाता है। एटम ऑफ द एलिमेंट कंटेन न्यूट्रॉन एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। सभी जो एलिमेंट हैं वो न्यूट्रॉन को कंटेन करते हैं, केवल एक जो है एक्सेप्शन है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम कंटेन नहीं करता क्या, न्यूट्रॉन को। ठीक है,
उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक। 10 द सब एटॉमिक पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम इज न्यूट्रॉन। ऐसा कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो नहीं प्रेजेंट होता हाइड्रोजन एटम में, वो क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक। अ हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल n। न्यूट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल n से, यानी स्मॉल n से, ठीक है। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया, ठीक। इसकी जो है समरी देख लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने 1932 में। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूट्रल पार्टिकल होता है और कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका मास कितना होता है? 1 यूनिट होता है। चार्ज कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक। तो अगर ये न्यूट्रल चार्ज होता है, इसका यूज ही क्यों करते हैं? अगर कोई चार्ज नहीं होता इसमें, तो इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम न्यूट्रॉन का यूज होता है। आगे है कंपेरिजन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कंपेरिजन हुआ है इसमें। जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं तीनों, जो प्रोटॉन होता है उसका रिलेटिव मास 1 होता है, और जो रिलेटिव चार्ज होता है +1 होता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उसका रिलेटिव मास 1 यूनिट होता है, लेकिन इस पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। वो कहाँ पाया जाता है? ये भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका रिलेटिव मास कितना होता है? 1/1840 यूनिट, यानी 1840 यूनिट होता है। 1/1840 यूनिट होता है। और जिसकी चार्ज कितना होता है? -1 होता है, ठीक। ये वाला टेबल आपको याद रखना है, ठीक। आगे है, अब आगे हम पढ़ेंगे एटम मॉडल के बारे में, यानी एटम की जो आज प्रेजेंट मॉडल है, मॉडर्न मॉडल है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसके नींव कैसे रखी गई, उसको पुराने साइंटिस्टों ने, यानी साइंटिस्टों ने कैसे कैसे उसको डेवलप किया, इसके बारे में देखेंगे। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जिसके अंदर ये आइडिया आया कि एक जो है एटम ऐसे होता है, जिसके अंदर ये है वो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे कैसे जो है रहते हैं, इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले साइंटिस्ट के अंदर आइडिया आया था। उनका नाम क्या था? थॉमसन, यानी जे थॉमसन उनका नाम था। तो पहला मॉडल क्या है? थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने अपने मॉडल का नाम रखा था प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्या होता है? एक डिश होती है फॉरेन में, जो अपने यहाँ यानी इंडिया में जैसे वाटरमेलन होता है, सेम उसी प्रकार से होती है, वो प्लम पुडिंग उसको कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे थे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। यानी थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। कब दिया गया था? 1903 यानी 1903 में। और जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने क्या किया? डिस्क्राइब द एटम एज ए स्फीयर। इसमें उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल में बताया कि जो एटम होते हैं स्फीयर के जैसे होता है, और उसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज होते हैं थ्रू आउट विच, यानी यूनिफॉर्म जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं, और जो उसके अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं एम्बेडेड होते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड लाइक प्लम इन पुडिंग। यानी जो ये इसका जो लाल हिस्सा है यानी खाने योग्य है, उसको इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसके अंदर जो बीज लगे होते हैं यानी सीड्स होते हैं, ये सब नेगेटिव चार्ज जो है दिख रहे हैं। उन्होंने कहा ये नेगेटिव चार्ज इसमें एम्बेडेड होते हैं, इसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इनका मॉडल यही था कि एक बड़ा सा स्फीयर है, एटम जो है एक स्फीयर के जैसे होता है, उसके अंदर जो लाल तरबूज के जैसे होता है, उसके अंदर जो लाल होते हैं, लाल पार्ट होता है रेड वाला, वो जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। इनका मॉडल यही था। इसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में इन्होंने बता रखा था इसमें, क्योंकि उस वक्त तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1932 में, और इनका मॉडल कब आया था? 1903 में। कह रहा दिस मॉडल एम टू एक्सप्लेन द न्यूट्रल चार्ज ऑफ एटम। इन्होंने इस मॉडल का उद्देश्य था कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसको इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। एज द पॉजिटिव चार्ज वाज थ्रो टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए इस प्रकार से एडजस्ट किए गए होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार के था, देख सकते हैं आप लोग फिगर में। ये प्लम पुडिंग यही होता है, एक डिश होती है खाने वो, हम लोग इससे वाटरमेलन से समझ सकते हैं, ठीक है। वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं बहुत जगह। तो थॉमसन मॉडल क्या था? इसमें क्या था? पॉजिटिव स्फीयर हुआ करते थे, यानी स्फीयर जो था उसमें ज्यादातर भाग क्या था? पॉजिटिव थे, यानी पॉजिटिव स्फीयर था। जो एटम वाज इन्वाइज्ड एज ए स्फीयर, यानी एटम को ऐसा इमेजिन किया गया, ऐसा जाना गया कि एक स्फीयर के शेप में होता है, विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस चीज़ का? पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वर थॉट टू बी, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसा सोचा गया, थॉट टू बी स्कैटर्ड और एम्बेडेड विद इन द पॉजिटिव स्फीयर। यानी जो पॉजिटिव स्फीयर था उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज थे वो स्कैटर्ड किए गए थे या फिर एम्बेडेड किए गए थे पॉजिटिव स्फीयर के अंदर, ठीक है। न्यूट्रल एटम क्या थे? न्यूट्रल कैसे इसको न्यूट्रल बनाया गया?
that the positive charge was believed to be equal to the magnitude to the total negative charge of the electron resulting in the neutral atom। जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ करते तो उतने नेगेटिव चार्ज इमेजिन करके इसको क्या किया गया, बताया गया कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब स्टेबिलिटी की बात हुई, द मॉडल आल्सो प्रपोज्ड दैट द इलेक्ट्रॉन वर अरेंज्ड इन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन विद इन द पॉजिटिव स्फीयर। यानी इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए और जो है एटम को क्या करें, स्टेबल बनाए रखें। इस प्रकार से पूरा इन्होंने सेटअप कर रखा था। इसकी समरी ये थी कि इन्होंने एटम को एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बना के रखा था। यानी इमेजिन किया था कि ये एटम जो है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जैसे होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं लाइक प्लम पडिंग या फिर वाटरमेलन। प्लम में जो पडिंग होती है, यानी जो प्लम में जो पडिंग होती है, ये जो प्लम है इसके अंदर जो ये पडिंग दे रखी है, इलेक्ट्रॉन इसको मान रखा था, जिसे हम समझ सकते हैं वाटरमेलन में जो सीड्स होती हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन मान रखे थे। इससे ओवरऑल चार्ज जो था वो क्या हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। इसमें लिमिटेशन यही था कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताया था। अभी हम इसके आगे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल में। आगे है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। यानी रदरफोर्ड ने अपना जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी ना, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद बिकम्स क्लियर दैट एन एटम इज मेड अप ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी एक एटम जो है इन्हीं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं। Experiment were then carried out to find out how electron, proton and neutron were arranged in an atom। इतना तो हमको पता चल गया था अभी तक के एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और तीनों जो है एक एटम में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे अरेंज किया जाएगा किसी एटम में, इसके बारे में नहीं पता था। तो रदरफोर्ड ने इसके बारे में देखा। इट वॉज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपना क्या किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन द एटम कंटेन ऑल द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्होंने ये डिस्कवर किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये देखा गया कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है, कंटेन करता है। इन्होंने कैसे इसकी समरी की थी, यानी जो मेन इनका 2 पॉइंट निकल के आए थे, वो पॉइंट्स जो निकल के आए थे उनके बारे में बता रखा था कि व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, जब बहुत तेज जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जो स्ट्राइक करते हैं वेरी थिन माने बहुत पतली गोल्ड फॉयल पे, तो क्या कहते हैं, जो वैक्यूम में गोल्ड फॉयल रखी हुई थी उसमें जब अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक होते हैं तो ये 3 रिजल्ट देते हैं, 3-4 रिजल्ट देते हैं। उसके बारे में इन्होंने बता रखा था। तो अल्फा पार्टिकल पहले जान लेते हैं। अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जिसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 4 यूनिट ऑफ मास होता है। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 4 यूनिट मास होता है। उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉयल पे, थिन गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक करता है तो पहला रिजल्ट आता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। यानी जो ज़्यादातर यानी 99% अल्फा पार्टिकल क्या कहते हैं, सीधे पास कर जाते हैं गोल्ड फॉयल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यानी किसी डिफ्लेक्शन को अपने ओरिजिनल पोजीशन से किसी प्रकार से डाइवर्जन नहीं होता है, यानी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, डिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो सीधे सीधे पास कर जाते हैं। दूसरा इन्होंने देखा कि जो फ्यू पार्टिकल्स, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं बहुत छोटे एंगल से, यानी स्मॉल एंगल पे कहते हैं डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। एंड अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, और कुछ जो है बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट करते हैं। यानी ज्यादातर क्या कहते हैं 99% पास कर जाते हैं स्ट्रेट, लेकिन कुछ जो बचे हुए थे वो क्या कर रहे थे, स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल से क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। तीसरा इन्होंने देखा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली बाउंड ऑन द हिटिंग द गोल्ड फॉयल एंड टर्न बैक ऑन द पाथ। यानी कुछ पार्टिकल ऐसे थे कि जो सीधे जाके भिड़ के वापस हो जा रहे थे, यानी गोल्ड फॉयल पे टकरा के डायरेक्ट अपने सेम 180 पे वापस हो जा रहे थे। जैसे आप बॉल मारे दीवार पे, वो सीधे वापस हो जाती है, सेम उसी प्रकार से ये भी वापस हो जा रहे थे। तो इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसके बारे में जाना, उसके बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। इसके बारे में देखते हैं। गोल्ड फॉयल इज मेड अप ऑफ एटम। जो गोल्ड फॉयल था क्या, एटम से बना हुआ था। ठीक है, कह रहा है इफ द एटम वर सॉलिड थ्रू आउट देयर वॉल्यूम, अगर जो एटम है अपने पूरे वॉल्यूम में सॉलिड होता देन एवरी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक देम शुड हैव चेंज्ड इट्स पाथ एंड गॉट डिफ्लेक्टेड।
मेरा जो अल्फा पार्टिकल जो हमने गोल्ड फॉयल लगा रखा है, अगर वो पूरा पूरा सॉलिड होता तो जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे वो अपने पाथ को जो है चेंज कर लेते हैं, डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने जो देखा था कि ज़्यादातर लोग अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, पास कर जा रहे थे सीधे। सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes straight through the gold foil without any deflection, it shows that there is a lot of empty space in the atom। ये बताता है कि जो एटम है, एटम में बहुत सारे empty space हैं, इसलिए वो सीधे सीधे पास कर जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। द ऑब्जर्वेशन डेट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स। ये ऑब्जर्वेशन जो बताता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये बताता है कि देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम विच रिपल्स पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर दे रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, एंड डिफ्लेक्ट देम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। जो उसकी ओरिजिनल पाथ है उससे क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सो द ऑब्जर्वेशन दैट अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड ऑन द हिटिंग द गोल्ड फॉयल शोज दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस। जो कुछ भीड़ के सीधे 180 पे वापस हो जा रहे थे वो बताते हैं, उससे कि शो होता है, उससे पता चलता है कि न्यूक्लियस जो है वेरी डेंस होता है और हार्ड होता है, विच डज नॉट अलाउ द अल्फा पार्टिकल टू पासेस थ्रू इट। यानी जो बहुत न्यूक्लियस कहते हैं वेरी डेंस और हार्ड होता है, जो अलाउ नहीं करता कि अल्फा पार्टिकल पास करे उससे थ्रू। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। अल्फा पार्टिकल के जो रदरफोर्ड के जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उससे ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है एटम में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इसके इन्होंने 3 कंक्लूजन निकाले। पहला था कि न्यूक्लियस एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, पहला था कि न्यूक्लियस एटम जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा था कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। दूसरा था कि जो न्यूक्लियस होता है किसी एटम का वेरी डेंस और हार्ड होता है, ठीक है। तीसरा था कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस होता है किसी एटम को बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द होल एटम। यानी पूरे एटम के साइज से कंपेयर करें तो जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत ही स्मॉल होता है। इस प्रकार से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर रखा था। ये देख रहे हैं, ये गोल्ड फॉयल है, तो ये जो है डिफ्लेक्टिंग स्क्रीन है, इसको एक वैक्यूम में इन्होंने परफॉर्म किया था। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया था, बम्बार्डिंग कराया था, यानी अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया था। यहाँ पे जाके सारी लगभग 90% 80% जो है सीधे पास हो जा रही थी, लेकिन कुछ जो है कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी, जैसे ये हो गया, और कुछ जो है बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी, और कुछ तो ऐसी थी कि जो सीधे 180 पे बाउंस बैक हो जा रही थी। पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे जो जितने खाली स्पेस थे वहाँ से ये सीधे चली जा रही थी। जब न्यूक्लियस से टकरा रही थी तो थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, थोड़े और बहुत एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, उसके बाद ये कभी कभी पूरे वापस हो जा रही थी, बाउंस बैक हो जा रही थी, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने सेटअप कर रखा था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करते वक्त। इन्होंने कंक्लूजन निकाला, द न्यूक्लियस इज ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। जब इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में जाना तो इन्होंने बताया कि स्मॉल जो न्यूक्लियस होता है बहुत स्मॉल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और सेंटर ऑफ एटम में पाया जाता है। द न्यूक्लियस कंटेन ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है सभी इलेक्ट्रॉन सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है, कंटेन करता है। देयरफॉर ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इस प्रकार से जो पूरा मास होता है किसी एटम का वो पूरा कंसंट्रेटेड होता है कहाँ, न्यूक्लियस में। द इलेक्ट्रॉन विच आर आउटसाइड द न्यूक्लियस हैव नेग्लिजिबल मास। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो पूरा न्यूक्लियस पे ही, पूरा उसका जो एटम का मास है न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेट रहता है, यानी पूरा मास न्यूक्लियस पे ही रहता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन इट। पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस होता है किसके कारण होता है, प्रोटॉन, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसके लिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहेगा। द न्यूट्रॉन विच आर आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टेकन टुगेदर आर नोन एज न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब साथ में लिखा जाता है, साथ में बोला जाता है, वो क्या हो जाते हैं, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इसलिए उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम्स। यानी पूरे एटम को अगर हम कंपेयर करें तो जो वॉल्यूम होता है पूरे एटम का और जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो बहुत, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत स्मॉल होता है पूरा एटम के वॉल्यूम को कंपेयर करने पे। तो ये कुछ इसकी समरी दे रखी है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के।
गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट में क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया गया था। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं इसके बारे में हमने पहले बता रखा है। ऑब्जर्वेशन किया गया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासेस थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं, बिना डिफ्लेक्शन के पास हो जा रहे हैं। कुछ जो है लार्ज एंगल्स और स्मॉल एंगल्स क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला कि एटम इज मोस्ट इम्पटी स्पेस, एटम के पास ज़्यादा से ज़्यादा इम्पटी स्पेस होता है क्योंकि सारी सारी बिना डिफ्लेक्शन के पास हो जा रही थी। और उसमें कुछ डेंस पॉजिटिव होता है एट न्यूक्लियस एट द सेंटर, यानी सेंटर पे कुछ डेंस पॉजिटिव हार्ड होता है। इन्होंने इस प्रकार से न्यूक्लियस की खोज की। फिर उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, उसके बारे में देख लेते हैं। करा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसके बारे में देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था इसके बेसिस पे इन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड गिव अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, किसी एटम का एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, इन्होंने कुछ पॉइंट दे रखे थे, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने कहा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जो एक एटम होता है वो क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। ठीक है, डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। करेक्ट, एटम पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा और जो न्यूक्लियस है वो पूरी डेंस होगा और स्मॉल होगा और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करेगा, कंटेन करेगा। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वेयर एज न्यूट्रॉन हैज नो चार्जेस। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, जो पूरा पूरा मास होगा एटम का वो कंसंट्रेट होगा, कहाँ कंसंट्रेट होगा, न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट होगा। दूसरा इन्होंने निकाला कि कंक्लूजन कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से क्या कहते हैं, सराउंडेड रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के, बहुत ही हाई स्पीड में रिवॉल्व करते रहते हैं। द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑर्बिट, जो सर्कुलर पाथ होता है इलेक्ट्रॉन को इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, या एनर्जी लेवल कहते हैं या शेल कहते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड्स द एटम टुगेदर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज का, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो एटम को क्या कहते हैं, होल्ड करके रखता है टुगेदर, एक साथ होल्ड करके रखता है पूरे एटम को, नहीं तो वो पूरा एटम टूट जाएगा। अगले इन्होंने कहा, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज इक्वल, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे क्या कहते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए पूरा एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पांचवा पॉइंट इन्होंने कंक्लूजन बताया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज इम्पटी स्पेस, कि बहुत एटम के अंदर बहुत सारी इम्पटी स्पेस होती है, इन्होंने लास्ट कंक्लूजन बताया। द सिंपलेस्ट एटम इज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन एटम का होता है। इट कंटेन वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स थ्योरी, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन एटम स्मॉल न्यूक्लियस कंटेन करेगा जिसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, एंड वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट, एक प्रोटॉन होगा और उसके आरी बगल यानी आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। द न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम, जो न्यूक्लियस होता है वो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ एटम के यानी सेंटर ऑफ एटम में होता है, यानी लगभग बीच में होता है। सिंस हाइड्रोजन एटम कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इट हैज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ कंटेन करता है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कुछ कंक्लूजन ये था, समरी है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट अराउंड द सन, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, सेम इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। आगे कह रहा है, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंटेन करता है। इसकी लिमिटेशन यह थी कि इलेक्ट्रॉन इन मोशन शुड लॉस एनर्जी एंड कोलैप्स टू द न्यूक्लियस, यानी इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक्सीलरेट करेगा, जितना ज़्यादा एक्सीलरेट करेगा, अगर बहुत स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोलैप्स कर सकता है, यानी एनर्जी लूज करेगा ना, अगर कोई चीज़ बहुत तेज रिवॉल्व कर रही है तो वो क्या नाम है, न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर सकता है। इसका ड्रॉबैक क्या थे ये देख लेते हैं। ड्रॉबैक था पहले स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे क्लासिकल मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, वो जो है हमेशा क्या करते हैं, रेडिएट करेगा, एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट करता रहेगा, यानी एनर्जी का लॉस होता रहेगा उसमें। इफ दैट हैपन द इलेक्ट्रॉन वुड लॉस द एनर्जी, अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस करेगा, स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, और जो है न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स कर जाएगा, एंड द एटम शुड कोलैप्स, इससे क्या होगा, एटम पूरा कोलैप्स कर जाएगा। बट इन रियलिटी एटम आर स्टेबल एंड डू नॉट कोलैप्स, लेकिन रियलिटी में एटम एक स्टेबल होता है, वो कोलैप्स नहीं करता। इन्होंने इसके बारे में नहीं बता रखा था, यानी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। दूसरा प्रॉब्लम था कि एनर्जी स्पेक्ट्रम इशू के बारे में इन्होंने नहीं बताया था।
रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द discrete line spectrum of hydrogen and other atoms. If electron could revolve in any orbit, they should emit continuously spectrum, not discrete lines. अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में तो वो हमेशा कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम को क्या करेगा, इमिट करता रहेगा, डिस्क्रीट लाइन को नहीं। तीसरा इनका ड्रॉबैक था कि नो एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम, इन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज किया जाएगा किसी एटम में, इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया था। तीसरा ड्रॉबैक इनका यही था। एंड हाउ दिस अरेंजमेंट रिलेटेड टू द केमिकल बिहेवियर, और ये केमिकल बिहेवियर से कैसे रिलेट होगा इसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया था। चौथा पॉइंट इन्होंने ड्रॉबैक था कि नो क्लैरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, यानी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बारे में इन्होंने नहीं बताया था। दिस मॉडल डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस स्टे टुगेदर डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण वो कैसे जो है एक साथ रह ले रहे हैं दोनों, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। ये कुछ ड्रॉबैक थे इसके रदरफोर्ड मॉडल के। और इसी को सही करने के लिए नील बोर्स आए, उन्होंने स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में पूरा बताया। आगे है नील्स बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो नील बोर आए जो उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया पूरा, कैसे स्टेबल रहेगा क्या कैसे। इन्होंने 2 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट, जो कह रहा है इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में या रिवॉल्व करेगा किसी न्यूक्लियस में एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, यानी किसी एक सर्टेन एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा। ईच ऑर्बिट हैविंग डिफरेंट रेडियस, सभी ऑर्बिट का अलग अलग रेडियस होगा और सभी रेडियस जो है ऑर्बिट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द इलेक्ट्रॉन इन एन ईच ऑर्बिट हैव कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। द इलेक्ट्रॉन विच वर इन द ऑर्बिट क्लोज टू द न्यूक्लियस हैव लो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे यानी आसपास के जो ऑर्बिट हैं उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिससे आगे बढ़ते रहेंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी जितना हम आगे बढ़ेंगे यानी जितना दूर जाएंगे न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतना बढ़ती रहेगी। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और पर्टिकुलर एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट या पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, ठीक है, किसी न्यूक्लियस के, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, एनर्जी लॉस नहीं करता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इवन दो इट हैज एक्सीलरेटेड मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, एक्सीलरेट करता रहता है तब भी एनर्जी को लॉस नहीं करता, ठीक है। एंड सिंस द इलेक्ट्रॉन डू नॉट लॉस एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट, they do not fall into the nucleus and hence the atom remains stable। तो क्योंकि ये जो है एनर्जी लॉस नहीं करता इसलिए कोलैप्स भी नहीं होगा एटम के साथ और ये स्टेबल रहेगा, एटम रिमेन स्टेबल रहेगा। खैर सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल या इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं। वेयर इज द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंट जो है होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं। अब इन्होंने नील्स बोर ने जब स्टेबिलिटी के बारे में बताया तो इन्होंने अपना एक मॉडल भी दिया, यानी एटॉमिक मॉडल भी दिया, जो रदरफोर्ड में कमियां थी, ड्रॉबैक थे, उसके बारे में उसको इन्होंने इम्प्रूव किया और एक अपना नया मॉडल दिया, बोर्स मॉडल जिसे कहते हैं। द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय नील्स बोर, जो भी हम एटॉमिक मॉडल में यूज कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल, वो बोर्स का ही देन है। इन्होंने 5-6 जो है कंक्लूजन बताए थे इन्होंने। पहला था कि एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, वो हमने पहले देख रखा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, द एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने के कारण जो पूरा एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन स्मॉल न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द एटम में होता है, ठीक। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एट प्रोटॉन न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी प्रोटॉन को प्रेजेंट होने के कारण, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस भी हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल, जो इलेक्ट्रॉन होता है फिक्स्ड ऑर्बिट में एक फिक्स सेल में रिवॉल्व करता रहता है, जिसको हम एनर्जी लेवल या सेल कहते हैं। द एनर्जी लेवल ऑफ सेल इज रिप्रेजेंटेड इन 2 वे, एनर्जी लेवल या सेल को हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है नंबर्स के द्वारा, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने दिया था लेटर के द्वारा, KLMNO, KLMNOP, इस प्रकार से हम एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द एनर्जी लेवल आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ 2 वर्ड्स, यानी सेंटर से हम काउंट करना शुरू करते हैं एनर्जी लेवल को।
यानी सेंटर जो सबसे पास होगा K होगा, उसके बाद L होगा, फिर M होगा, फिर N होगा, फिर O होगा, फिर P होगा, इस प्रकार से। देयर इज ए लिमिट, चौथा पॉइंट क्या था, देयर इज ए लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। करा हर एक एनर्जी लेवल कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि पहला है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लेगा। हर एक ऑर्बिट का अपनी अपनी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है यानी 1 होता है, यानी के शेल जिसे हम कहेंगे, वो कितना एनर्जी कितना यूज जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाएगा। जो सेकंड लेवल होगा जिसको हम एल शेल कहेंगे, वो कितना होल्ड कर पाएगा, 8 होल्ड कर पाएगा। जो थर्ड होगा जिसको हम एम शेल कहते हैं, वो कितना होल्ड कर पाएगा, 18 होल्ड कर पाएगा, 18 से ज़्यादा नहीं होल्ड पाएगा। फोर्थ जो होता है यानी एन शेल जो होता है, वो मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड कर पाएगा। इसी प्रकार से ये बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट था, यानी 5वां पॉइंट क्या है, इन्होंने कहा था ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी हर एक जो शेल होता है, जैसे उसके हर एक शेल की अलग अलग लिमिटेशन है कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, उसी प्रकार से हर एक शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। द सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग द मिनिमम एनर्जी, जो सबसे नजदीक होता है उसको मिनिमम एनर्जी होगी, जो सबसे दूर होगा उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। छठा पॉइंट कहता है देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता जब तक वो रिवॉल्व करता रहता है सेम एनर्जी लेवल में। अगर वो एनर्जी लेवल मतलब जंप करके जा रहा है शेल अपने ऑर्बिट को, शेल को, तब एनर्जी लेवल में चेंज आएगा। चेंज इन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल और व्हेन इट comes down from the higher energy level to lower energy level. When an electron gains energy, it jumps from lower to higher energy level. अगर एनर्जी गेन कर रहा है तो लो से हाई जा रहा है। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स डाउन यानी हायर से जब लोअर की तरफ आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, इनका मॉडल, बोर्स का मॉडल यही था। ये जो पहला होता है इसको हम कहते हैं के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इस प्रकार से अलग अलग ऑर्बिट होता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हर सेल में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता रहता है। हर लिमिट अलग अलग होती है हर शेल की, इसमें कितना रिवॉल्व करेगा। इसकी समरी है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल के एल एम एन ओ पी, इस प्रकार से होते हैं एनर्जी लेवल। उसी में फिक्स्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। नो एनर्जी लॉस वाइल फिक्स्ड ऑर्बिट, जब तक एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी ऑब्जर्व और रिलीज व्हेन ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन द शेल, एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा, कभी तभी लॉस और गेन करेगा जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। क्या, ठीक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया एटॉमिक मॉडल कैसे होता है, एक एटम ऐसे दिखता है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अभी इन्होंने जैसे बताया कि हर शेल का अलग अलग, बोर्स जी ने जैसे बताया कि हर शेल का अलग अलग अपना लिमिट होता है इलेक्ट्रॉन रखने का, हर शेल का अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो इसके हिसाब से हम कैसे इलेक्ट्रॉन को रखेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है अलग अलग एनर्जी लेवल पे अलग अलग शेल में न्यूक्लियस के अराउंड क्या कहते हैं, प्लेस किया जाता है, अरेंज किया जाता है। दिस सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एन। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको अरेंज करते हैं। शेल को के एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, रूल क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको बोर-बुरी रूल्स कहते हैं। इसमें एक रूल होता है 2n² रूल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कितनी लिमिट होती है उसकी, वो बताता है। n क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल नंबर बताता है कि पहला अगर k है तो शेल नंबर 1 होगा, l है तो शेल नंबर 2 होगा, m होगा 3 होगा, इसी प्रकार से n है तो 4 होगा, इसी प्रकार से पूरा बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे k में कितना इलेक्ट्रॉन हम लिमिट होती है, कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो k शेल की नंबर ऑफ शेल कितना होता है, 1 होता है, तो 2 × n² है, 2 × 1² कितना हो जाएगा, 2 × 1² हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। सेम इसी प्रकार से l का कितना हो जाएगा, l बराबर, इसमें नंबर ऑफ शेल कितना होती है, 2 होती है, तो 2 × 2² इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। m में कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 3 हो जाएगी, m में n की वैल्यू 3 होती है, तो 2 × 3² जिसकी वैल्यू हो जाएगी 18। n शेल जो होता है उसको हम नंबर ऑफ शेल 4 होते हैं, तो 2 × 4 के स्क्वायर किसका कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन ये होल्ड कर सकता है। एक रूल और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर शेल रूल। इसमें क्या कहता है, द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कहता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्या कहता है, आउटर शेल रूल बताता है। अच्छा, हम फिल कैसे करेंगे, किस लेवल से किस लेवल पर बढ़ेंगे, कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, उसके बारे में देख सकते हैं। फिलिंग ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल शेल इन ऑर्डर फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल।
यानी लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ हम फिल करते हुए चलेंगे इलेक्ट्रॉन को। यानी सबसे पहले न्यूक्लियस जो सबसे करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो सबसे दूर होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हुए, अरेंज करते हुए चलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 2n² रूल लगाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में होने के लिए 2 × नंबर ऑफ सेल नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं। इसको हमने देख रखा है कि KLMN में कितना कितना हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजिंग इलेक्ट्रॉन इन शेल स्क्वायर 2n² रूल। 2n² रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को कैसे किसी शेल में प्लेस करेंगे, अरेंज करेंगे, इसके बारे में है। जैसे सोडियम का Z यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसको हम कैसे प्लेस करेंगे, तो पहले में मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, दूसरे में 8 रख सकते हैं, और 2 और 8 10 हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, M में। ठीक है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें बैलेंस कितने हैं, 1 है, क्योंकि आउटर सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे हाइड्रोजन का होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस सेल में आ जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1 है। सेम इसी प्रकार से हीलियम की 2 होती है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें के में रखेंगे, दोनों को दोनों हट जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। लिथियम का 3 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,1, यानी 2 के में आ जाएगा, अब 1 बच रहा है, उसको एल में जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो के में आपका 2 हो जाएगा, बचेगा 6 किस में चला जाएगा, एल में चला जाएगा, एल में 6 मैक्सिमम 6 अटता भी है, मैक्सिमम 8 हटता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 चला जाएगा। सेम इसी प्रकार सोडियम में कितना हो जाएगा, सोडियम के 11 होता है, तो के में 2 हो जाएगा, एल में 8 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 10 हो गई, अब 1 बच रहा है, 1 चला जाएगा एम में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आगे है एटॉमिक नंबर के बारे में, किसी एटम का एटॉमिक नंबर कैसे हम डिसाइड करेंगे उसके बारे में दे रखा है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर Z। जो एटॉमिक नंबर है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किस सिंबल से, उसको हम कैपिटल Z से या Z से रिप्रेजेंट करेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, सो वी कैन से दैट फॉर सोडियम Z इक्वल टू 1। सोडियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, Z माने एटॉमिक नंबर। ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस। जो सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एंड हेंस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। यानी सेम एलिमेंट का अलग अलग एटम में सेम एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, सो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। इसलिए उनके पास अलग अलग एटॉमिक नंबर आएगा। अलग अलग अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं तो अलग अलग उसका एटॉमिक नंबर आएगा, क्योंकि अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें न्यूक्लियस में अलग अलग प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। नो टू एलिमेंट कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, सिंस ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन फिक्स्ड एटॉमिक नंबर, देयरफॉर एटॉमिक नंबर कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है हर एलिमेंट का, इसलिए एटॉमिक नंबर का हम यूज कर सकते हैं किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। दस इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन which distinguish the atoms of the one element from the atom of another element। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हमको अलग करता है, यानी बताता है, डिफरेंशिएट करता है एक एलिमेंट को एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट आर डिफरेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देम। कह रहा है जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उसके एटम में वो अलग अलग होते हैं, जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। इन नॉर्मल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक नॉर्मल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम दैट इज एलिमेंट। न्यूट्रल एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी अगर न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल एटम है, उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। तो कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है इसको हम कह सकते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी एटॉमिक नंबर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का होता है, किसी भी एटम का होता है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट टेल अस 2 थिंग्स। अभी हमने जो इतना सारा डिस्कशन किया इससे हमें पता चलता है कि एटॉमिक नंबर 2 चीज बताता है। पहले चीज बताता है कि इट टेल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी एक एटम में कितना प्रोटॉन है इसके बारे में बताता है। दूसरा कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी एक न्यूट्रल एटम है अगर उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके बारे में भी बताता है। तो समरी क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, एटम से न्यूक्लियस, किसी एटम के न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है वो एटॉमिक नंबर बताएगा। दूसरा कह रहा है कि इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, यानी अगर
न्यूट्रल एटम है तो उसमें जो जितना इलेक्ट्रॉन है और जितना प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ये बताता है। एटॉमिक नंबर यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए एलिमेंट की आइडेंटिटी को। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 होता है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना होता है, 8 होता है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सोडियम का 11 होता है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, आगे है मास नंबर के बारे में। मास नंबर ऑफ एटम इज द सम ऑफ, मास नंबर क्या होता है, सम होता है। किसका सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं उसके सम होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में उसका क्या होता है, सम होता है। तो मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से या फिर ए से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी N। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर, यानी मास नंबर को हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आगे कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कॉल्ड न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहेंगे, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इसलिए। इलेक्ट्रॉन आर नॉट इंक्लूडेड इन द मास नंबर बिकॉज देयर मास इज नेग्लिजिबल। मास नंबर में इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते, क्योंकि इसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, जो मास नंबर होता है हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक, आगे कह रहा है मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जांपल के लिए कार्बन 12 जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं 6 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और सारे एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन का दे रखा है एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर मानी जेड की वैल्यू 6 होती है, प्रोटॉन भी 6 होता है तो न्यूट्रॉन भी 6 होता है इसमें, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 + 6 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का सेम एटॉमिक नंबर 8 होता है, प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 8 हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या, मास नंबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 16 हो जाएगा। सेम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है, यानी प्रोटॉन इसमें 11 है इसलिए एटॉमिक नंबर 11 है, और न्यूट्रॉन इसमें कितना होता है, 12 होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मास नंबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक, मास नंबर आपको याद रख के चलना पड़ेगा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों आपको याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक का याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल से। रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, यानी मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कैसे हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे उसके बारे में है। हम जानते हैं कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए एन एटम ऑफ कार्बन हुज एटॉमिक नंबर इज 6, कार्बन एटम के एटॉमिक नंबर कितना 6 होता है और मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से, जो नीचे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट जो होता है वो बताता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा जाता है सुपर स्क्रिप्ट उसको हम कहते हैं 12 जो लिखा गया है उसको कहेंगे मास नंबर। ठीक, द लोअर फिगर इंडिकेट द एटॉमिक नंबर एंड द अपर फिगर इंडिकेट द मास नंबर, और बाकी सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला कह रहा है एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होता है एटॉमिक नंबर की, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट को, तो क्या होता है टोटल मास ऑफ एटम के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन का है, आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो ये कुछ इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस था। अब बढ़ते हैं आगे है आपका आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। आइसोटोप्स, ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी जो सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट यानी सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं, विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए होता है, बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, यानी मास नंबर अलग होता है, और कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, यानी सेम एलिमेंट के अगर अलग अलग न्यूट्रॉन है सेम एलिमेंट के एटम में तो क्या हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा। एलिमेंट सेम है लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रॉन है उसमें अलग अलग जो है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए हैं, इसलिए उसको हम आइसोटोप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का आइसोटोप देता है। प्रोटियम में एक 0 न्यूट्रॉन होता है, और ड्यूटेरियम में एक जो है न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन की। ऑल द 3 और हाइड्रोजन बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, तीनों हाइड्रोजन ही है लेकिन मास नंबर तीनों का अलग है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन मास नंबर तीनों का अलग अलग है। ठीक, आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, क्योंकि वो सेम एलिमेंट के बने होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, मास अलग अलग होता है। आगे कह रहा है आइसोटोप्स के बारे में, एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
जो एटम जो है सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग हो, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। एग्जांपल के लिए C14 और C12 दोनों कार्बन ही हैं लेकिन दोनों का मास नंबर अलग अलग है। क्या कहता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है शो करता है लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा। यूज कहाँ किया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन मेडिसिन, मेडिसिन में यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। आगे क्या है, आगे है आइसोबार के बारे में। आइसोबार्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा आइसोटोप्स के बारे में, अब आइसोबार के बारे में पढ़ेंगे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अभी हमने पढ़ा था आइसोटोप्स के बारे में जिसमें सेम एलिमेंट था, लेकिन आइसोबार में क्या है, अलग अलग एलिमेंट रहेंगे। विच हैव द सेम मास नंबर, यानी अलग अलग एलिमेंट है लेकिन उसका मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर अलग अलग है, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैल्शियम का दे रखा है और आर्गन का दे रखा है, दोनों का जो है मास नंबर दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। एटॉमिक नंबर कैसे अलग अलग है, एटॉमिक नंबर जो कैल्शियम का है वो 20 है और जो मास नंबर है वो 40 है, और आर्गन का कितना है, 18 है एटॉमिक नंबर और जो मास है वो 40 है, यानी मास नंबर दोनों का बराबर है और एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। ठीक है, बोथ हैव द सेम मास, यानी दोनों का मास सेम है बट डिफरेंट इन डिफरेंट एटम। आइसोबार हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्यों सिमिलर होंगी, क्योंकि दोनों का मास बराबर है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। ठीक, आइसोबार के बारे में देख लेते हैं। आइसोबार है ये आपका थोड़ी इसकी समरी है। एटम विद सेम मास, यानी जो एटम सेम मास नंबर के हों लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आर्गन और कैल्शियम, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है। यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं हम आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो आइसोबार जो होते हैं, आइसोटोप्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। और आइसोबार क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं लेकिन सेम मास नंबर होता है, अलग एटॉमिक नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम है, और ये क्या है, आर्गन है और ये कैल्शियम है। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का सेम होगा किसमें, आइसोटोप में। आइसोबार में दोनों डिफरेंट होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, आइसोटोप में दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और आइसोबार में दोनों की प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। आगे है बैलेंसी के बारे में। बैलेंसी क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, यानी बैलेंसी होती है कि आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, यानी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा में है, जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे पूरे सेल के लिमिट को, उसको यूज़ करेंगे किसी अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन करने में, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी बताएगा उसकी, कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कितने एलिमेंट बचे हैं जो किसी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इट टेल अस हाउ मेनी एटम ऑफ अदर एलिमेंट और एन एटम कैन कंबाइन विद टू फॉर्म एन स्टेबल कंपाउंड। एक स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए, अलग एलिमेंट से कंबाइन होने के लिए इसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। बैलेंसी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बैलेंसी इज यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंसी यूजुअली क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितना प्रेजेंट है, कितना बच रहे हैं, उसके वही बताता है, क्या बैलेंसी बताती है किसी भी एलिमेंट की या एटम की। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों में से जो छोटा होगा वही माना जाएगा। इफ एन एटम हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बैलेंसी सेम हो जाएगी। ठीक है, उसकी बैलेंसी सेम रहेगी, यानी 1, 2 और 3 बैलेंसी रहेगी। अगर उसकी बैलेंसी 4 है, अगर यानी 4 से ज़्यादा है, जैसे 5, 6, 7 है, तो उसको हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे, बैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी कितनी आ जाएगी, जिसकी बैलेंसी पता चल जाएगी। अगर 5 है तो उसकी बैलेंसी 8 माइनस 5 यानी 3 आ जाएगी, 6 है तो 2 है, 7 है तो 1 बैलेंसी हो जाएगी, 8 आ जाएगी तो 0 बैलेंसी हो जाएगी। अगर किसी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, शेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कोवैलेंसी कहते हैं। आगे एग्जांपल दे रखा है बैलेंसी के बारे में। जैसे हाइड्रोजन का एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 होता है, के सेल में पूरा इसका अट जाता है, तो बैलेंसी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, उसकी बैलेंसी कितनी जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है, 6 यानी लास्ट एटम में हम 8 तक भर सकते हैं, लेकिन इसके लास्ट में 6 दे रखा है, यानी 2 एटम भी हम और ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से बैलेंसी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6, तो बैलेंसी की जाएगी 8 माइनस 6 यानी 2 आ जाएगी। सेम इसी प्रकार से सोडियम का देख सकते हैं आप, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन यानी 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2, 8 और 1 हो जाएगा, लास्ट में इसके 1 बच रहा है तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से कार्बन का आप देख सकते हैं, इसकी बैलेंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, ये आपको दे रखा है, बैलेंसी का समरी दे रखा है, क्या होती है बैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी एटम की, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए इसके नंबर के हिसाब से बैलेंसी को हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, बाकी हम और सारे एग्जाम्पल हमने देख रखे थे।
आपको जो है 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 से लेकर 20 तक का दे रखा है। इससे हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी कन्फिग्रेशन 1 हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से नियॉन का होता है 10 को हम Na से डिनोट करते हैं, इसका जो है कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 और 8। सेम इसी प्रकार से क्लोरीन का होता है 17 जिसको हम Cl से डिनोट करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 2 और 8 और 7। ठीक, सेम इसी प्रकार से आप कैल्शियम का बताएंगे हमको कितना कन्फिग्रेशन, कैसे इसको हम बनाएंगे। ये पूरे आपको टेबल क्या करना पड़ेगा, याद रखना होगा। आगे है मॉडर्न व्यू ऑफ एटम। ये भी हमने पूरा हिस्ट्री पढ़ा था, कैसे एटम का जन्म हुआ, कैसे आइडिया कहाँ से आया। अब मॉडर्न व्यू हम कौन सा यूज़ करते हैं, नील बोर्स का मॉडल लगभग यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियस विद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें कह रहा है न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन सेल अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कहते हैं सेल में होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड होता है। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज किया जाएगा उसकी रिएक्टिविटी बताएगा। ठीक, आगे है समरी टेबल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में है, उसकी समरी टेबल दे रखी है कि इसकी खोज किसने की थी। इसके याद करने का तरीका है ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, ईट थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की चार्विक ने की, नाच न्यूट्रॉन चार्विक। यहाँ पे चार्जेस देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, मास इतना होता है, लोकेशन आउटसाइड होता है। सेम इसी प्रकार से आप पूरे इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। की पॉइंट्स क्या होते हैं, आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आगे हायर स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। 2n² रूल आपको याद रखना पड़ेगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, ये सब सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसके सेम जेड यानी एटॉमिक नंबर सेम हो और डिफरेंट मास नंबर हो। आइसोबार क्या होंगे, जिसमें सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। बैलेंसी कहाँ डिपेंड करेंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं। आपको बोर्स मॉडल को स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में पूरा याद रखना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्विज क्वेश्चन है, जैसे हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की किसने खोज की, जे थॉमसन ने। स्टेट रदरफोर्ड मेन कंक्लूजन, रदरफोर्ड के मेन कंक्लूजन क्या थे, उसके बारे में 4-5 कंक्लूजन थे, 6 थे, वो उसको लिखना है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, इसके बारे में बताना है। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन आइसोटोप, आइसोटोप की एक एग्जांपल बताना है। आइसोटोप होता क्या है, सबसे पहले ये याद रखेंगे आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप होता है जिसके एटॉमिक नंबर सेम होता है और डिफरेंट मास नंबर होते हैं, इसके एक एग्जांपल दे देंगे आप। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। सेम वही रूल 2n² का रूल याद लगा के लिखना है, KLMN का लगा के लिखना है। तो ये आपका द एंड हो गया आज केमिस्ट्री का, पूरा खात्मा कर दिया हम लोगों ने मिलके। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, नोट्स चाहिए कमेंट में बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।